हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान कौशल। तो हम लोग अपनी पिछली दो वीडियो में दो मेथड्स की बात कर ली थी, लर्निंग ड्रिल्स और लैंग्वेज ड्रिल्स और बाइलिंगुअल मेथड। और आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट किसके नाम पे, ये मेथड किसके नाम पे रखा गया है? ये रखा गया है डॉक्टर माइकल वेस्ट के नाम पे, बिकॉज ही इन्वेंटेड दिस मेथड। डॉक्टर माइकल वेस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो कौन थे। ही वॉज द प्रिंसिपल एट ट्रेनिंग कॉलेज इन ढाका and also the director of education in Bengal before the partition. So ये believe करते थे that he believed that most of the Indians require only a passive knowledge of English. डॉक्टर वेस्ट ये भी बिलीव करते थे कि हमारे यहाँ जो डायरेक्ट मेथड होता है वो बहुत यूज़फुल नहीं होता है, और इंग्लिश का जो इंग्लिश हमें क्यों सीखना चाहिए, ताकि हम इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग कर सकें और म्यूचुअल कोऑपरेशन बनाए रख सकें। सो ही बिलीव्ड इन इट, और इनका फोकस हमेशा रहता था कि लर्निंग इंग्लिश को हमेशा रीडिंग से कर सकें। तो इनका फोकस हमेशा रीडिंग पे रहा है कि लैंग्वेज को हम लोग कैसे लर्न करें, इंग्लिश लैंग्वेज को थ्रू रीडिंग। क्यों? इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए थे। क्योंकि ये इजी बन जाता है रीडिंग, क्योंकि आप एक अर्ली स्टेज से, चाइल्ड एक अर्ली स्टेज से इसको शुरू कर सकता है, बचपन से ही वो रीड करते करते इस लैंग्वेज को सीख सकता है। इजी इसलिए भी होता है ताकि ये लोअर ग्रेड टीचर भी होते हैं जिनके पास बहुत स्किल और नॉलेज नहीं होता है, वो भी इसको सिखा सकते हैं, बिकॉज इसमें केवल रीडिंग करके समझना होता है। और तीसरा पॉइंट हो जाता है क्योंकि ये साइज़ ऑफ द क्लास से मैटर नहीं करता है, कितने भी बच्चे कम हो या ज़्यादा हो उससे मैटर नहीं करता है, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ रीड करते हैं। प्रिंसिपल क्या हो जाता है, ये बेस्ड होता है प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग पे बेस्ड होता है। हो जाता है कि सेपरेट प्रोविजंस फॉर रीडर्स विद सेलेक्ट वोकैब, सेपरेट रूल्स बनाए जाते हैं रीडर्स के लिए एक सेलेक्ट वोकैबुलरी के साथ। तो एक सेलेक्टेड वोकैबुलरी होती है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, और आपके रीडर को दिमाग में रख के, और बहुत ही वाइजली, बहुत ही टेक्निकली यूज़ किया जाता है आपके मदर टंग को भी। और इसको सपोर्ट, इस प्रिंसिपल को एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल से भी सपोर्ट किया गया है, जहाँ पे ये माना जाता है कि लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग जो होती है चाइल्ड के अंदर, वो उसकी स्पीकिंग स्किल से पहले डेवलप होती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि डॉक्टर वेस्ट ने रीडिंग को भी दो तरह में डिवाइड किया है। पहला हो जाता है ओरल रीडिंग, दूसरा हो जाता है साइलेंट रीडिंग। फॉर्मर प्रीसीड्स द लैटर। ओके, इसका मतलब है कि ओरल रीडिंग से ही आप साइलेंट रीडिंग तक पहुंच पाते हैं। ओरल रीडिंग मतलब कि क्लास में आप लाउड स्पीकिंग करते हैं, आप साइमल्टेनियसली रीड करते हैं, आप लोग कोरस में, अगर आपने मेरा लैंग्वेज ड्रिल पढ़ा होगा तो उसमें मैंने ओरल रीडिंग के बारे में बात की है कि कैसे कोरस में बच्चे जो होते हैं वो रीडिंग करते हैं, और ओरल रीडिंग करते करते ही बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है और वो साइलेंट रीडिंग की तरफ जाते हैं। तो साइलेंट रीडिंग में क्या होता है, साइलेंट रीडिंग में बच्चे जो होते हैं वो साइलेंटली पढ़ते हैं, ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट कि साइलेंट रीडिंग करनी होती है आपको लाउड स्पीकिंग करके नहीं करनी होती है, जिसकी वजह से आपको एक प्लेजर डेवलप होता है रीडिंग करने में, और आप स्टोरीज़ पे स्टोरीज़ पढ़ना चाहते हैं। और साइलेंट रीडिंग में क्या होता है कि आपका कंसंट्रेशन भी डेवलप होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, छोटे बच्चों को कभी साइलेंट रीडिंग इसलिए नहीं कराई जाती क्योंकि उनका दिमाग जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, बल्कि अडल्ट्स जो होते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो साइलेंट रीडिंग करें। तो ये रीडिंग के 2 पार्ट्स हो गए। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स हेल्प इज़ नॉट नेसेसरी, बिकॉज यहाँ पे रीडिंग पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए, टीचर्स का हेल्प उतना नेसेसरी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन्होंने न्यू टाइप्स ऑफ बुक को डिज़ाइन किया था, ठीक है, जिसका नाम इन्होंने दिया था रैपिड रीडर्स, न्यू मेथड रैपिड रीडर्स। ठीक है, तो अब इन बुक्स का बेसिस क्या था और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था। तो इनके स्पेशल फीचर्स थे कि पहला, मैटर्स एक्सप्लेन्ड थ्रू पिक्चर्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से और जो भी उनको एक्सप्लेन करना होता था, जो भी मैटर कॉन्टेक्चुअल रेफरेंसेस होता था वो उस पिक्चर्स के द्वारा बताते थे, जिसकी वजह से इंटरेस्टिंग बहुत बन जाता था और रीडिंग करने का बच्चों को और ज़्यादा मन करता था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि मदर टंग का फ्रीक्वेंट यूज़ होता था, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत परेशानी नहीं होती थी समझने में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता कि न्यू वर्ड्स जो होते थे वो इंट्रोड्यूस किए जाते थे और उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था हर पेजेस पे। न्यू वर्ड्स को इंक्लूड तो किया जाता था बट बहुत इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता था।
रिपीटेशन होता था उन न्यू वर्ड्स का जिसकी वजह से बच्चों के अंदर फेमिलियरिटी डेवलप हो जाती थी उन नए वर्ड्स को लेके, और वो उसको अपने डे टू डे बेसिस पे अडाप्ट कर पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि जो मैटर होता था इट वाज अकॉर्डिंग टू द नीड, एबिलिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब ऐसा नहीं होता था कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को अगर उनको सिखाना है तो वो 10th क्लास का कॉन्टेक्स्ट या फिर 10th क्लास का मैटर दे दे। नहीं, मैटर जो होता था वो हमेशा बच्चों की क्या ज़रूरत है, उनकी कितनी काबिलियत है और उनके अंदर कितना इंटरेस्ट है, उसको देख के और उसके हिसाब से वो बुक डिज़ाइन करते थे। उन्होंने बुक डिज़ाइन करी थी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि ग्रामेटिकल रूल्स जो होते थे वो एक्सप्लेन्ड नहीं होते थे। ये आई विल कंसिडर इट एज अ ड्रॉबैक। मे बी शायद मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी भी कि इसका डिमेरिट क्या है, तो उसमें मे बी शायद ये पॉइंट हो कि ये ग्रामेटिकल रूल्स को एक्सप्लेन नहीं करते थे। लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि लॉन्ग स्टोरीज भी जो है वो धीरे धीरे इंक्लूड करते थे, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ता था और वो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करना चाहते थे। अब हम इस मेथड का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट वाइंड अप दिस लेक्चर बाय लुकिंग एट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इस मेथड का एडवांटेजेस क्या हो जाएगा कि इन्हांसेस वोकैबुलरी, क्योंकि आप न्यू वर्ड्स सीखते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा इट डेवलप्स कॉम्प्रीहेंशन एंड सेल्फ एक्टिविटी एज मेन इम्पैक्ट लाइज ऑन साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग की वजह से कॉम्प्रीहेंशन बच्चों के अंदर, कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ की, और सेल्फ एक्टिविटी क्योंकि आपको किसी भी टीचर का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है रीडिंग प्रोसेस में। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा कि ये स्टूडेंट का टेस्ट बढ़ाता है इंग्लिश के लिए, बिकॉज आप अच्छे स्टोरीज पढ़ते हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपका टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बढ़ता है। डेवलप करता है ये हैबिट ऑफ इंडिपेंडेंट रीडिंग, क्योंकि आप साइलेंट रीडिंग कर रहे हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स गुड फाउंडेशन फॉर एक्टिव वर्क इन राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो रीडिंग से जब आप शुरू करते हैं तो वो एक फाउंडेशन, वो एक बेसिस बन जाता है आपके राइटिंग और स्पीकिंग प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट हो जाता है कि मदर टंग का जो यूज़ होता है, कभी कभी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो जब आप मदर टंग यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से आपका जो टास्क होता है वो इजी बन जाता है। और लास्ट पॉइंट हो जाएगा रिपीटेशन ऑफ न्यू वर्ड्स लीड्स टू इंक्रीज्ड वोकैबुलरी। तो जो न्यू वर्ड्स जो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया था कि आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है, लास्ट पॉइंट में यही है कि क्योंकि रिपीटेशन ऑफ न्यू वर्ड्स होता है जिसकी वजह से आप सीखते हैं, आपको याद रहता है नए नए शब्द, और उसकी वजह से आपका जो वोकैबुलरी होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लास्ट अब हम डिसएडवांटेजेस की तरफ आ जाते हैं। पहला पॉइंट हो जाता है कि अनड्यू एम्फेसिस ऑन रीडिंग दस प्रोनाउंसिएशन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। तो रीडिंग में क्या होता है, यहाँ पे कोई ऐसा बहुत अटेंटिव रीडिंग नहीं होता है, या फिर कोई ऐसा रीडिंग नहीं होता है जहाँ पे टीचर आके आपको आपकी गलतियों के लिए सही कर सके। तो यहाँ पे जो आपको अनड्यू एम्फेसिस या फिर जो लेस अटेंशन दिया जाता है रीडिंग की वजह से, उसकी वजह से अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन भी कर रहे हैं तो वो आपका सही नहीं हो पाता है। और ये सही केवल आपका स्पीकिंग और हियरिंग की वजह से हो सकता है कि आप स्पीक कर रहे हैं, आप रीड कर रहे हैं, तो कोई आपको अटेंटिवली सुने भी, तभी आपका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो ठीक हो सकता है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि ये 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज जो होता है, जो अदर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज होता है, उसको ये इग्नोर करता है ये मेथड, जो कि होता है लर्निंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग। तो आपको लर्निंग राइटिंग भी करना है, आपको समझ के लिखना है, फिर रीडिंग या स्पीकिंग आता है। स्पीकिंग एक डिफरेंट चीज़ हो जाता है रीडिंग के कंपैरिजन, बिकॉज रीडिंग आप एफर्टलेसली करते हैं और स्पीकिंग में आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करते हैं, और अंडरस्टैंडिंग तो इन चीज़ों का ये ध्यान नहीं देता, ये माइंडलेसली, कभी कभी माइंडलेसली रीडिंग पर भी फोकस करता है। समटाइम्स डल और मोनोटोनस हो जाता है क्योंकि केवल एक ही एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है रीडिंग, जिसकी वजह से कभी कभी बच्चों का इंटरेस्ट जो होता है वो चला जाता है। अगला पॉइंट होता है कि रीडिंग अलोन कैन नॉट डेवलप इंटरेस्ट। रीडिंग ही केवल एक एक्टिविटी जो आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, केवल उससे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि साइकोलॉजिकली साउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो एक डिटैच स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है। डिटैच स्टडी ऑफ वर्ड्स इसलिए क्योंकि सिचुएशंस और सेंटेंसेस के हिसाब से हर वर्ड की मीनिंग जो होती है वो बदलती है। कभी वो एडवर्ब बन जाता है, कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है, तो उसका यूज़ भी बदलता है और उसका मीनिंग भी कभी कभी कॉन्टेक्चुअली डिफरेंट हो जाता है। तो ये जो डिटैच स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, केवल वर्ड को याद करना, वो साइकोलॉजिकली इफेक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि ये इग्नोर करता है सबकॉन्शियस एफर्ट ऑफ द लर्नर टू लर्नर। लर्नर टू लर्नर का जो मतलब जब लर्नर्स
के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसकी वजह से जो उनका कॉम्प्रिहेंशन डेवलप होता है, उनका हियरिंग, इंटोनेशन, आर्टिकुलेशन, ये सब चीज़ें जो लैंग्वेज का पार्ट होती हैं, जब वो डेवलप होता है वो केवल रीडिंग की वजह से डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये जो सब कॉन्शियस एफर्ट होते हैं लर्नर से लर्नर की तरफ, उस चीज़ को ये इग्नोर करता है। अगला पॉइंट हो जाता है, लास्ट पॉइंट, कि इसमें क्या होता है, फोर्स्ड यूज़ ऑफ मदर टंग होता है, वाइजली यूज़ नहीं किया जाता है। डिटैच्ड वर्ड स्टडी होता है, जैसे कि मैंने इस पॉइंट में कहा था कि इसके सिचुएशन और सेंटेंस के हिसाब से आपको कैसे वर्ड यूज़ करना है वो नहीं बताया जाता है। अगला पॉइंट हो जाता है नेग्लिजेंस ऑफ कॉम्पोजिशन एंड ग्रामर। ग्रामर पे कोई भी फोकस नहीं किया जाता है कि कब वर्ब है, कब एडवर्ब है, कब पैसिव है, कब एक्टिव है, उसकी कॉम्पोजिशन पे कोई फोकस नहीं किया जाता है। केवल आपको वर्ड सिखाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है और आपका रीडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वोकैब्युलरी हो जाती है, टू मच रिपीटिशन हो जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, एक्सेट्रा। तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए। आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मेथड बचा है ऑडियो विजुअल एड्स एंड मेथड्स, वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ हो या कुछ सजेशंस या फीडबैक आप देना चाहें तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।